तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने इतिहास जानने के स्रोत पे पूरी चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं। अब बारी आती है कि इतिहास को हमने जानना कि कैसे हम जानते हैं, लेकिन अब हमें क्रमशः इतिहास की तरफ आगे बढ़ना है और हम इतिहास को जानेंगे। तो इतिहास के जानने के क्रम में हमें साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि मानव में वो कौन कौन सी तब्दीलियां आई थी जिनके कारण मानव इतिहास का हिस्सा बन पाया। नहीं तो सारी चीजें यूं ही चलती रहती, लेकिन वो इतिहास का हिस्सा नहीं बनता। मानव में कुछ चेंजेस हुए होंगे। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बंदर हमारे पूर्वज हुआ करते थे, तो यही आज भी आप जब बंदरों को देखते हैं तो आप डायरेक्टली बंदर को मत समझना कि डायरेक्ट बंदर हमारे पूर्वज नहीं थे। तो उसमें कई ऐसे स्पीसीज थे जो हमारे पूर्वज के रूप में जाने जा सकते हैं। तो उनमें आप लोगों ने देखा होगा, आज भी आप बंदर को देख रहे हो, बंदर अभी भी मोस्टली चारों पैरों का इस्तेमाल करते हैं। पैर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो ऊपर के दो उनके हाथ के तरह ही हैं, लेकिन वो अभी भी चलने में उन चारों का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही मानव के साथ भी था। पूर्व में मानव भी अपने चारों पैरों कह लो या दो हाथ और दो पैरों का इस्तेमाल चलने में किया करते थे। फिर परिस्थितियां बदली, जब भौगोलिक परिवर्तन हुए तो शारीरिक परिवर्तन भी साथ साथ हुए। उसमें मानव में क्या क्या चेंजेस आए, तो मानव में चेंजेस आया कि मानव अब धीरे धीरे सीधा खड़े होकर चलने लगा, जिसमें वो हाथ का इस्तेमाल हाथ की तरह और पैर का इस्तेमाल पैर की तरह करने लगा। उसका ब्रेन भी डेवलप हुआ, उसका दिमाग विकसित हुआ, वो चीजों को सोचने समझने लगा। आंखों में भी विकास हुआ। अब वो चीजों को केवल सतही स्तर पर नहीं बल्कि 3 डायमेंशन, जिसको 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशन में भी देखने लगा। मतलब वो गहराई को समझने लगा, ऊंचाई को समझने लगा, चौड़ाई को समझने लगा, तमाम ऐसी चीजें और भी वो समझने लगा। जब इन सब तरीके से मानव का विकास हुआ तो उसने अपने जीवन शैली में भी लगातार इसी तरीके से परिवर्तन किए। जितनी समझ उसकी विकसित होती गई, उतना ही अपने जीवन शैली में वो परिवर्तन भी करता गया। भाई आज ही आपको कोई चीज एक्स्ट्रा समझ में आए तो आप अन्य से अलग हो जाते हो, है ना। तो पहले क्या था कि सारे के सारे प्राणी के रूप में थे। इंसान अलग कैसे, क्योंकि इंसान अपने डेवलपमेंट के हिसाब से अपनी चीजों को फिर धीरे धीरे चेंज करने लगा। और ये चेंज कहां तक आया, इन सब चीजों को हम जब इतिहास के हिसाब से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मानव ने जो जो भी विकास किए अपने क्रम में, वो किस किस तरीके से आए, उनको हम इतिहास के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। तो इतिहास को सबसे पहले जब हम मानव के संदर्भ में इतिहास को देखते हैं तो हम देखते हैं उसको पाषाण काल के रूप में। पाषाण काल का मतलब है, पाषाण मीन्स होता है पत्थर। पत्थर को ही क्यों कहा गया, पाषाण काल का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि मानव जब कुछ काम करेगा तो उसमें सबसे ज्यादा वो जिस चीज का प्रयोग करेगा वो क्या था, पत्थर। ठीक है। मानव जब जिंदा रहने की जद्दोजहद में होगा, जब लड़ाइयां झगड़े करेगा, वो अपने जीवन को, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए चीजें करेगा या कुछ संसाधन अपने लिए ठीक करने की कोशिश करेगा, तो उसे सबसे ज्यादा सहायक वहां पे कौन सी चीज दिख रही है, पत्थर, जिसका वो इस्तेमाल करके अपने जीवन में कुछ कुछ बदलाव कर रहा है, जीवन को कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब ये पाषाण काल भी अकेला पाषाण काल नहीं है, इसमें भी कई चरण होंगे। धीरे धीरे उसका बुद्धि विवेक बढ़ता रहेगा मानव का, और वो उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल पहले से बेहतर ढंग से करता रहेगा। इस आधार पे अगर हम काल को डिफाइन करें तो हम इसे मूल रूप से देखेंगे पुरा पाषाण काल के रूप में, मध्य पाषाण काल के रूप में और नव पाषाण काल के रूप में। सामान्य तौर पे अगर इसको हम वर्षों में देखें तो पुरा पाषाण काल का साल होता है 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक। मध्य पाषाण काल को देखें तो 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक। और नव पाषाण काल को देखें तो लगभग 10,000 साल पहले की ये घटनाएं हैं, जिनके जिस काल को पाषाण काल के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई। अब इस पाठ का जो नाम है वो है आखेटक, संग्राहक और उत्पादक। तो सबसे पहले हम इसको भी समझ लेते हैं, ये सब जानने से पहले कि हम जिस टॉपिक को या जिस पाठ को पढ़ रहे हैं, जिस लेसन को पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में हम उसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं, हमको ये भी समझ में आना चाहिए। तो हमें समझने में ये है कि इसी मानव की, जिस मानव के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, वो मानव कभी आखेटक के रूप में हमको दिखता है, क्रमिक विकास के क्रम में वही हमको संग्राहक के रूप में दिखता है, और कहीं आगे चल करके वही हमको उत्पादक के रूप में भी दिखता है। अब आखेटक क्या है,
अपने जीवन को चलाने के लिए आखेट, आखेट में शिकार, सामान्य भाषा में शिकार कहते हैं, आखेट करना, शिकार करना, वो अपने जीवन को संचालित करने में, अपने जीवन को चलाने में, अपने सर्वाइवल को पुष्ट करने के मामले में आखेट कर रहा है, शिकार कर रहा है। तो ये आखेटक के रूप में था, फिर संग्राहक के रूप में हुआ, फिर उत्पादक के रूप में हुआ। अगर इसको इन कालक्रमों में देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वो पूरा पाषाण काल तक आखेटक के ही रूप में रहा। जब हम मध्य पाषाण काल में आएंगे तो वो धीरे धीरे वो संग्राहक के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा। नव पाषाण काल तक आते आते वो उत्पादक के रूप में हो जाएगा। इससे एक तारतम्य आपने समझ लिया। संग्राहक क्या होता है, आखेटक तो आप समझ गए। संग्राहक क्या होता है, चीजों को एकत्रित करने वाला, जो संग्रहण करे चीजों का, ठीक है। और उत्पादक क्या, अब वो प्रोड्यूस कर रहा है, अब वो चीजों को पैदा कर रहा है, तो वो उत्पादक भी हो गया, ठीक है। तो मानव के ही तीन रूप पूरा पाषाण काल में आखेटक के रूप में दिखाई देगा, मानव का वही रूप संग्राहक के रूप में मध्य पाषाण काल में दिखाई देगा, और मानव का वही रूप नव पाषाण काल में उत्पादक के रूप में दिखाई देगा। और उसके बाद बढ़ चलेंगी संस्कृतियां, तब हम तमाम और चीजों को पढ़ेंगे। अभी इनको देखते हैं। इसको कालक्रम के हिसाब से आपने देख लिया, तो इसको मैं मिटा देता हूं और क्रमशः अब पूरा पाषाण काल की बात हम लोग करेंगे। पूरा पाषाण काल का मानव कैसा होता था? तो पूरा पाषाण का जो मानव था वो सामान्य तौर पर खुले आसमान के नीचे रहता था। खुले आसमान के नीचे रहने का क्या आशय है? क्या कोई शौक से खुले आसमान के नीचे रहता है? नहीं, सामान्य तौर पर उनके अंदर घर का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था। वो प्रकृति में जैसे पैदा हुए थे उसी तरीके से रहना सहना अपना करते थे, और उसी तरीके से वो आसपास के जो पत्थर उनको मिलते थे उन्हीं औजारों से वो पशुओं का शिकार भी करते थे, उनको खाना पीना। हाँ, ये नहीं है कि वो केवल मांसाहारी थे, ये ध्यान रखने वाली बात है कि पशु मांस उनका मुख्य आहार था, लेकिन कंदमूल, फल और चीजें जो भी उनको प्रकृति से प्राप्त होती थी उनका भी वो सेवन करते थे, लेकिन वो सर्वाइवल के लिए मुख्य रूप से पशुओं के शिकार पर निर्भर थे, जिसके लिए उन्हें पत्थरों की आवश्यकता पड़ती थी। और इस समय जब वो खुले आसमान के नीचे रहते थे तो ठीक ये बात अपने आप सिद्ध हो जाती है कि उनका स्थायी निवास नहीं था, वो घूमते थे। तो इसको लिखने का क्या कारण था मुझे? यहां से आप समझ रहे थे कि वो उनके पास घर नहीं था, इसका मतलब कि वो स्थायी निवास नहीं था उनका, लेकिन क्या कारण था? वो एक ही जगह तो रह सकते थे ना, वो एक ही जगह तो रह सकते थे। अगर घर नहीं भी था, खुले आसमान के नीचे ही थे, तो स्थायी निवास उनका क्यों नहीं था? क्यों? क्योंकि जब क्षेत्र विशेष में वो रहते थे तो वहां पे पाए जाने वाले सभी पशु धीरे धीरे इनके शिकार के माध्यम से समाप्त होते थे। कंदमूल, फल धीरे धीरे समाप्त होते थे, वहां उपजी चीजें धीरे धीरे इनके द्वारा नष्ट कर दी जाती थी, इनके अपने सर्वाइवल को ठीक रखने के लिए। तो इस कारण से ये खुले आसमान के नीचे थे, इन्हें गुफाओं तक का ज्ञान नहीं था उस समय, पूरा पाषाण काल में। पूरा का मतलब क्या होता है? पाषाण काल में भी सबसे पुराना, पूरा मतलब पुराना। तो वो सबसे पुराना वाला जो पाषाण काल था, पाषाण काल को 3 खंडों में जब हमने डिवाइड किया तो इसमें जो पूरा पाषाण काल है, इस समय उन्हें गुफाओं तक का ज्ञान नहीं था। आगे आने वाले चरण में धीरे धीरे होगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें उनके आचरण से मिलती हैं कि वो जो पत्थरों के जो औजार बनाते थे, चूंकि वो बहुत कारीगर तो उसमें थे नहीं, तो उनके जो औजार हुआ करते थे वो बेडौल हुआ करते थे। आप अपने पुस्तकों में उनका चित्र देख सकते हो कि वो कैसे मोटे मोटे पत्थरों से जानवरों का शिकार करने की कोशिश करते थे, और कभी सफल भी होते रहे होंगे, कभी असफल भी रहे होंगे। हाँ, यहाँ आते आते मानव को एक चीज जरूर समझ में आने लगी कि वो अकेले रह करके न खुद को बचा सकते हैं, न खुद के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जंगली जानवर, उनको मारना अकेले किसी के बस का नहीं था। तो यहाँ पे एक सामूहिकता का विकास उनमें होता दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे वो समूह में रहने के लिए धीरे धीरे, अभी उनको घर का ज्ञान नहीं है, छाया में रहने का ज्ञान नहीं है, लेकिन समूह में रहने का ज्ञान धीरे धीरे उनको डेवलप हो गया, क्योंकि उन्हें पशुओं से अपनी भी रक्षा करनी होती थी, साथ साथ पशुओं का शिकार भी करना होता था, ताकि वो अपने भरण पोषण में ले सके, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? इसमें उनके कुछ ऐसी चीजें थी जो व्यक्ति मृत हो जाते थे। ऐसा तो है नहीं कि इनके समय में सारे लोग जिंदा ही थे, कुछ लोग डेथ भी करते थे, तो वो डेथ करने पर वो दफनाने की ही व्यवस्था करते थे। जैसे ही आपने देखा ये कि पूरा पाषाण काल का मानव इन स्थितियों में रहता था,
इन स्थितियों को देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस पूरे मानव समाज को, जो उस समय का था, उसको हम अगर एक नाम देना चाहें तो जाहिर सी बात है इसमें हम उसको आखेटक का ही नाम देंगे कि वो शिकारी प्रवृत्ति का था। ठीक है, इन सारी चीजों को देख के हमें क्या लगता है कि वो झुंड में तो रहता था अपने अपने आप की रक्षा करने के लिए, शिकार करने के लिए, लेकिन उसका मूल स्वभाव क्या था? वो आखेटक का था। वो अपने सर्वाइवल के लिए ही सही, लेकिन वो किस चीज पे डिपेंडेंट था? आखेट पे डिपेंडेंट था, मतलब वो शिकार पे डिपेंडेंट था। और शिकार वो किस चीज से किया करता था? पत्थरों से। पत्थर कैसे थे? बेडौल, बड़े बेढब टाइप के, उसमें कोई निश्चित आकृति नहीं थी, बस उन्हें जैसा उन्हें लग गया कि हाँ इसका प्रयोग करके हम जानवर को मार सकते हैं, पशुओं को मार सकते हैं अपने भोजन के लिए, वैसा वो कर लेता था। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ उसमें तब्दीली करने की कोशिश नहीं करी होगी, निश्चित करी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा उनका मेंटल डेवलपमेंट इतना भी नहीं था कि वो बहुत शार्प हथियार बना पाए। तो उन्होंने जैसा बनाया वो उसको इसी तरीके से पाया गया है। पुरातत्ववेत्ताओं ने जो खोज करी है उसमें यही मिला है कि उस समय के जो हथियार थे पत्थरों के, वो बहुत अच्छे नहीं थे। अब यहीं पे देखो, अब पत्थर के हथियार वो कैसे बनाते रहे होंगे, थोड़ा विचार करके बताओ हमको कि पत्थर के हथियार वो कैसे बनाते रहे होंगे? लोहे से तोड़कर? पत्थर से ही तोड़ के बनाते रहे होंगे ना। तो अब जब किसी ने एक पत्थर का टुकड़ा लिया, दूसरे पत्थर के टुकड़े को डिजाइन करने की कोशिश करी, तो पत्थर से पत्थर टकराया, इस टकराहट में चिंगारी निकली और कहीं इत्तेफाकन आग लगी। ठीक है, यहीं से आग का आविष्कार माना जाता है कि उन्हें धीरे 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 बार बार जब ऐसी गतिविधियां उनके सामने हुई, बार बार ये रिपीट हुआ, तो उन्हें आग का ज्ञान हुआ कि पत्थरों को पत्थर से हम अगर टकराते हैं, अभी तो हथियार बनाने के लिए वो कर रहा था ये, लेकिन अब उसे इस चीज का भी ज्ञान हो गया कि अगर हम पत्थरों को पत्थर से टकराएं तो चिंगारी भी निकलेगी और उससे आग भी निकलेगी। अब ये आग उनको किस तरीके से उपयोगी होगा, जरा सोचो। ये आग उनको जो शिकार किए रहते हैं उसे पकाने, जो उन्होंने शिकार किया है उसे पकाने में, और रात्रि के समय में उजाले के लिए, और सबसे बड़ी चीज कि पशु अभी आग से परिचित नहीं है, पशुओं को डराने के लिए। तो जो जंगली जानवर उनके झुंड के आसपास जो रात में आते भी थे, क्योंकि उन्हें अपने आप को भी तो बचाना था, जंगली जानवर उन्हें भी मार के खा जाते, तो अगर वो इस आग का प्रयोग उनको डराने में भी करते थे। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में पत्थरों के टकराने की अचानक की गई गतिविधि में से इजाद हुआ। लेकिन उसका प्रयोग कैसे कैसे इन्होंने किया, यहाँ पे उनका मानसिक विकास आप देख पा रहे हो कि वो इसको आग के रूप में प्रयोग करने में भी करने की शुरुआत कर रहे हैं, उजाले के लिए भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने सुरक्षा के लिए, जानवरों को भगाने के लिए भी। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल की सामान्य चीजें यही थी जिसको आपने अभी जाना। अब पाषाण काल के दूसरे खंड मतलब मध्य पाषाण काल की तरफ हम चलते हैं। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की गतिविधियों को आपने देखा। मानव धीरे धीरे और अपने आप को विकसित करता जा रहा है, धीरे धीरे चीजों की समझ उसमें डेवलप हो रही है, सामूहिकता का विकास हो ही चुका है, आग की जानकारी उसको हो ही चुकी है। अब जैसे जैसे, ये छोटा सा काल नहीं था, अभी आपने देखा कि 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल तक, तो 20 लाख और 12,000 में एक बहुत बड़ा गैप है ना। इसमें क्या हुआ, कुछ भौगोलिक परिवर्तन भी हुए। लास्ट में ये परिलक्षित कब होते हैं? 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल के भीतर, मतलब उन 2,000 सालों में ही ये परिलक्षित होते हैं। किस रूप में परिलक्षित होते हैं? एटमॉस्फेयर गर्म होता है, वातावरण, भौगोलिक परिस्थितियों में वातावरण गर्म होता है। जब वातावरण गर्म होता है तो पृथ्वी पर जितने भी ग्लेशियर्स थे, या यूं कह लीजिए कि जो ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा था, धीरे धीरे वो बर्फ वहां से हटने लगी। जब बर्फ हटने लगी तो सामान्य तौर पे आप क्या देख पाओगे कि अब वहां पे घास उगेगी, धीरे धीरे घास के मैदान डेवलप हुए। कुछ ऐसे अनाज भी उसी में डेवलप हो रहे हैं, बट अभी उनको अनाज कहना ठीक नहीं है, अभी उनको घास कहना ठीक है, क्योंकि अभी उसको उसकी जानकारी किसी मानव को है नहीं कि वो घास है या अनाज है। तो घासों के साथ साथ बहुत सारे अनाज भी उपजे, और जब घास उगे ना, तो भौगोलिक परिवर्तनों में घास को खाने वाले कुछ जीव भी आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिसमें हिरण,
खरगोश और ऐसे ही अन्य जानवर भी आपको दिखाई देते हैं जो शाकाहारी हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि जो घास खा करके अपना जीवन चला सकते हैं, ऐसे जानवर भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब इस समय क्या हुआ होगा कि अब एक जंगली जानवरों का कॉन्सेप्ट जो आपने पुरापाषाण काल में देखा, अब थोड़ा थोड़ा ऐसे जानवर भी हो रहे हैं जो हिंसक कम है। खरगोश को आप जान रहे हैं वो हिंसक नहीं है, हिरण को जान रहे हैं वो हिंसक नहीं है। तो अब इन जानवरों से मानवों की थोड़ी नजदीकी भी बनी होगी कि उस खेत में, खेत नहीं कह सकते उसको, उस जगह पे जहां घास का मैदान है, वहां यदि खरगोश घास खा रहा है तो मानव भी आसपास वहां रह सकता है। न उनको इनसे डर है, न इनको उनसे डर है, लेकिन मानव तो अभी भी सर्वाइवल के लिए उन्हीं जानवरों पर निर्भर है, इसलिए उसको शिकार करना अब आसान हो रहा है दो कारणों से। एक, कुछ हिंसक जानवर कम हुए, अभी है वो मर थोड़ी गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो हिंसक नहीं हैं, ऐसे भी अब उनको आसानी से दिखाई देने लगे। साथ ही साथ इस विकास की प्रक्रिया में जो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक चली है, इस दौरान उन्होंने बहुत सारे तरीकों से पत्थरों को तराशना सीख लिया। अब उनके हाथ भी डेवलप हो रहे हैं बराबर, क्योंकि पत्थर से ही उनको काम करना है, हाथ से ही काम करना है, तो उनका हाथ भी डेवलप हो रहा है। साथ साथ अंगूठे की पकड़ मजबूत हो रही है। हालांकि ये पुरापाषाण काल का भी विषय है कि अंगूठे का डेवलपमेंट उस समय भी हो गया था मानव में, लेकिन अब उसको शार्प तरीके से चलाने में अब हाथ उनका बहुत एक्टिव हो गया है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, साथ साथ वो पत्थरों को और अच्छे तरीके से तराश करके कुछ अच्छे हथियार बना रहे हैं, जिसमें वो कुल्हाड़ी नुमा हथियारों का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसमें वो छेद करके लकड़ी या हड्डी, या तो लकड़ी या तो हड्डी लगा रहे हैं, जिसको हत्था बोलते हैं। हत्था टाइप की भी कुल्हाड़ी का प्रयोग वो कर रहे हैं। और हाँ, और वो कुछ ऐसे भी हथियार बना रहे हैं जो बहुत ही शार्प हैं, जिससे पशुओं का वध करना आसान हो सके। अब हम देखते हैं कि मानव की एक सामान्य प्रवृत्ति है, उन घासों में जिनमें कुछ अनाज भी थे, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे उन अनाजों की जानकारी हुई। इस नाम से नहीं कि ये गेहूं है, ये जौ है, ये क्या है, इस तरीके से नहीं, बस उनके खाने के उपयोग में वो आ सका, जिसके कारण से अब उन घासों को वो मानव एकत्र करने लगा। वो एकत्र भी करता और साथ ही साथ ये जो जानवर हैं जो हिंसक नहीं हैं, वो मानव के से थोड़ी सी नजदीकी बनाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं। चीजें कैसे होती हैं, मानव को ये जानवर बहुत उपयोग में आते हैं, और साथ ही साथ हिंसक जानवरों से इन जानवरों को भी खतरा है। उनसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, उनसे तो यही मानव प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जानवर भी मानव के पास आए और मानव का भी अब जीवन थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। इन जानवरों की जानकारी मानव को होने लगी जो हिंसक कम है। तो अब इसमें हुआ क्या कि मानव उन घास को, उन अनाजों को एकत्र करने लगा अपनी सुविधा के अनुसार। यहां पर धीरे धीरे अब देखो क्या होगा कि अगर कोई जानवर पास में आएगा तो जाहिर सी बात है वो जानवर भी उस घास को खाएगा। ये जो उन घासों में से जो अनाज है, उन अनाजों को भी मानव खा रहा है। धीरे धीरे मानव का कॉन्सेप्ट कैसा होता जा रहा है, अब वो संग्राहक के रूप में दिखाई देना शुरू हो रहा है। तो इसकी क्या विशेषता हो गई, नंबर एक, भौगोलिक परिस्थितियां बदली। ठीक है, भौगोलिक परिस्थिति में बदलाव। तो क्या डेवलप हुआ, घास का मैदान डेवलप हुआ, उपजाऊ जमीनें होने लगी। बर्फ जहां पड़ी थी अब वहां पे बर्फ नहीं है, तो जमीनें क्या हुई, उर्वर हुई, उपजाऊ जमीनें हुई, तो कुछ अनाज भी वहां उगने लगे। स्वतः से है, ये खेती का प्रमाण नहीं है, इसको खेती मत समझना, ये स्वतः प्रकृति के द्वारा जो धीरे धीरे उपजे उनमें है ये चीजें। बस इसकी जानकारी मानव को इस आधार पर होने लगी कि ये खाया जा सकता है, और वो उसका संग्रहण करने लगा। थोड़े पालतू जानवरों का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा गया है कि यहाँ पे कुत्ता ही सबसे पहले मानव का पालतू जानवर भी बनता है। इस काल की, जैसे पुरापाषाण काल की सबसे महान खोज क्या थी, पुरापाषाण काल की महान खोज आग के रूप में होती है, वैसे यहाँ पे जानवर अब मनुष्य के पालतू भी होने लगे, और कुत्ता उसमें सबसे पहला होता है कि कुत्ता सबसे पहला जानवर वो है जो मानव का पालतू बन पाया। देखिए, अभी हमने आखेटक के रूप में पुरापाषाण काल को समझा, संग्राहक के रूप में हमने मध्यपाषाण काल को समझा। अब हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की शुरुआत
सामान्य तौर पे पुरातत्वविद उस समय से मानते हैं जब उन्हें खेती की जानकारी हो गई थी। आपने जब मध्य पाषाण काल को देखा था तो मध्य पाषाण काल में एक सामान्य सी बात आई थी कि वो अनाज को ये जान करके नहीं कि ये अनाज है, बल्कि वो इस रूप में संग्रह करने लगे कि वो उनके खाने पीने के काम आता था। तो धीरे धीरे उन सब सारी चीजों को जब उन्होंने यूज करके यूं ही फेंका, वो वापस से उगे, तो उन्हें एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि ऐसी भी चीज है इनमें जो ये वापस से उगती है। ठीक है, वापस से उगती है तो क्या हो गया कि अब यहाँ पे देखो दो तीन चीजें उनके जीवन शैली में बदलने वाली है। नंबर एक कि उन्हें ये पता चला कि हम जो खाते हैं अगर उन्हें ढंग से हम जमीन में फिर से डालते हैं तो वहां से वो उग के आएगा। लेकिन उग के आएगा तो क्या होगा, उसके डेवलप होने का इंतजार, उसके पकने का इंतजार हमें यहीं रह के करना होगा। जैसे आप सामान्य तौर पे एक हमको बात बताओ, जैसे आप लोगों के घर में तोता होता है, तोता है, कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, गाय है, भैंस है, कुछ तो पालते होगे। अगर आपके घर में वो है तो क्या आप घुमक्कड़ रह सकते हो? आपको उनके कारण से वहां रुकना पड़ेगा। क्या आपके घर में खेती वेती होती है? अगर आपके घर में खेती होती है तो क्या आप फसलें लगा करके फिर घूमने चले जाओगे? नहीं, आपको उसको देखभाल करने के लिए रहना पड़ेगा, ताकि जब से आपने बोया है उसको और आप काट सको तब तक आपको उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, और ताकि वो उसका पूरा अनाज का लाभ आप ले सको। ठीक ऐसे ही जब आपका कुत्ता, आपने मध्य पाषाण काल में देखा कि कुत्ता आपका पालतू जानवर हो गया था, अब इतने साल बीते, धीरे धीरे अन्य जानवरों के विषय में भी उनको जानकारी होने लगी, उससे दूध की प्राप्ति उनको होने लगी। मांस की प्राप्ति तो वो शुरू से करते रहे हैं, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल था अभी भी मूल रूप से मांस पे ही निर्भर था। लेकिन अब उन्हें थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं उनमें, और वो अब देख रहे हैं कि वो अनाज खा करके भी जिंदा रह रहे हैं। अनाज की जानकारी भी हो गई उनको कि हाँ, हम अब खेती करके भी उगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया, अभी जब हम लोगों ने पूरा पाषाण काल पढ़ा था तो हमने साफ साफ लिखा था कि उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं थी कि वो घरों में रहते थे। अब वो धीरे 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 स्थायी निवास की तरफ आगे बढ़ चले थे। देखा जाए तो मध्य पाषाण काल में ही वो गुफाओं में रहना शुरू कर चुके थे कि उन्हें एक जगह पे टिकना था, क्योंकि संग्रह करके कहीं तो रखोगे। तो वो गुफाओं का ज्ञान उन्हें मध्य पाषाण काल में ही हो गया। लेकिन अब क्या हो गया, अब उन्हें जानवरों के साथ, जो पालतू जानवर उन्होंने रखे हुए थे, उन जानवरों के साथ उनको था, और साथ ही साथ खेती का भी ज्ञान होने के रीजन से अब खेती को भी उनको करना था। तब उनमें एक चेंजेस और आए कि अब वो स्थायी निवास की तरफ आगे बढ़ गए थे, और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं बना रहे थे। अभी वो घास फूस के ही घर जो उनको मिलता था। अभी भी पॉलिथीन दिमाग में जो आपके आ रहा है ना, पॉलिथीन उस समय नहीं था भाई। अभी वो घास फूस का ही जो उस समय प्रकृति से उनको प्राप्त होता था। अभी वो इतना भी बड़ा उत्पादक नहीं था कि ये सारी चीजें बना पाए। अभी वो किन चीजों का घर बना पाता होगा, लकड़ियों का, घास फूस का, या वो जो अनाज यूं ही उग गए थे उनमें कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिनसे वो छप्पर वप्पर बना सकते रहे होंगे। तो उन सब सारी चीजों से ही उनका घर बनता था। अभी बहुत डिजाइनदार घर की कॉन्सेप्ट अभी अपने दिमाग में मत लाना बिल्कुल। तो अभी उनका घर झोपड़ी की तरह ही है, पूरी तरह से झोपड़ी भी नहीं कह सकते। वहां बस यूं ही बस वो रहना शुरू कर दिए थे कि अपना हम बना करके हम रहने लगे कि हम अब अपने पालतू जानवरों को भी रख पाएंगे, खेती भी कर पाएंगे, उसकी भी देखभाल कर पाएंगे, जानवरों की भी देखभाल कर पाएंगे, उनसे दूध का उत्पादन होने लगा तो दूध का सेवन भी कर लेंगे, अनाज उग रहे हैं तो अनाज का भी सेवन कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट उनको नौ पाषाण में आते आते हो गया। अब इसी समय, चूंकि पाषाण काल हम भूल नहीं सकते, पाषाण है ना इसमें, तो अभी भी हथियार बन रहे हैं। वो हथियार कैसे हो रहे हैं, वो सामान्य तौर पे अब बहुत ही पैने हो रहे हैं। अब उनकी बनावट बहुत ही मजेदार हो गई है, जिसमें वो आखेट करने के लिए जब उसको यूज करते हैं तो अब उनको बहुत कठिनाई नहीं होती। अब उसमें हाथ में पकड़ने लायक उनको बहुत सारे औजार हैं। अब केवल वो आखेट नहीं कर रहा है, अब खेती भी कर रहा है, तो खेती के लिए भी औजार बना रहा है वो। तो खेती के भी विभिन्न विभिन्न औजार आप अपनी पुस्तकों में देख पाएंगे कि खेती के लिए भी वो औजार अब बनाने लगेंगे। साथ ही साथ ऐसे भी हथियार बनाएंगे जो यूज करने में बड़े आसान हो और बड़ी ही तेज हो, ताकि वो शिकार भी अच्छे से कर पाए, घर भी बना ले। बिल्कुल, लकड़ियों को काटने के लिए भी तो उसको चाहिए ना कुछ,
तो लकड़ियों को काटने के लिए भी बहुत शार्प हथियार बना रहा है, लेकिन अभी उसे बहुत सारा ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए अभी वो नॉर्मल सर्वाइवल तक ही ये सारी चीजें ठीक है। इनिशियल स्टेज में जैसे जब आप लोग बच्चे रहे होंगे तो आप लोगों ने कुछ घर वर भी बनाया होगा, तो जो वहां से चीजें जैसे भी मिल पाई आपने वैसे बनाया। अभी उनकी स्थिति वही है कि जो प्रकृति से उनको मिल पा रहा है उन्हीं को जोड़ घटा करके वो अपना घर वर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय उनका टैग बदल रहा है। अभी वो पुरा पाषाण काल में आखेटक के रूप में थे, फिर मध्य पाषाण काल में वो संग्राहक के रूप में आए, अब वो खेती कर रहे हैं। अब वो उत्पादक के रूप में भी जाना जाने लगा कि अब वो उत्पादन भी कर रहा है, खेती करना। अच्छा, दूध भी ऐसा नहीं है, अब वो पालतू जानवरों को भी समझ गया अच्छे से, तो धीरे धीरे दूध भी अपने यहाँ स्टोर कर रहा है, तो वो एक हिसाब से दूध का उत्पादक हो गया। खेती कर रहा है तो खेती से भी उसको आ रहा है, तो ये उत्पादक की श्रेणी में वो अब आने लगा है। नवपाषाण काल में जहां एक तरफ मानव उत्पादक के रूप में आ गया था, कृषि का विकास हो गया था, कृषि की जानकारी उसको हो गई थी, खेती कह सकते हैं उनको, खेती की जानकारी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने खेती में और अपने आखेट वाले जो शिकार करते थे उन सब सारी चीजों के लिए कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे अच्छे औजार भी बनाना शुरू कर दिए। कृषि में उपयोग होने वाले भी औजार वो बनाना शुरू कर दिए थे, उसको आप उपकरण कह सकते हैं। जब अभी दूध की बात हुई तो दूध का संग्रहण कहीं करता होगा, मिट्टी के बर्तनों का डेवलपमेंट उन्होंने कर लिया था। मिट्टी के बर्तन वो बनाने लगे। मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ उन मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी और चित्रकारी भी करना, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक सामान्य सी कला होती है, उन कला का प्रदर्शन वो इन्हीं मिट्टी के बर्तनों पे करने लगा था। मिट्टी के बर्तनों में नक्काशी भी किया करता था, साथ साथ उनके ऊपर चित्रकारी भी किया करता था। यहाँ पे एक महान खोज जिसकी मैं बात करूं तो वो पहिए का आविष्कार, पहिए नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार भी हुआ। इस पहिए का आविष्कार को सबसे पहले उन्होंने अगर कहीं इस्तेमाल किया तो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया? चाक समझते हैं, जिसमें बर्तन बनाया जाता है, उस चीज के लिए सबसे पहले इन्होंने पहिए का आविष्कार वो प्रयोग किया। उसके बाद फिर वो यहां से वहां आने जाने में आप घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी नहीं कह सकते उसको, लेकिन हाँ ये गाड़ी के संदर्भ में कि हाँ जानवरों के पीछे कुछ ऐसा बांध करके उसमें पहिए लगा दिए ताकि सामान उस पर रख करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कॉन्सेप्ट उनके में आ गया। हाँ, तो कि हाँ बढ़िया चलता है, तो उसी हिसाब से उन्होंने पहिए को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मूंज की टोकरी, चटाई भी बनाते थे अपने इस्तेमाल के लिए, चटाई पे बैठने का, टोकरी में कुछ सामान रखने का, और कताई भी किया करते थे। अब जानवरों के बाल से वो कपड़े भी बनाते थे। ये सामान्य डेवलपमेंट उनके अंदर आप देखोगे, उन मानवों में ये इन सब सारी चीजों का की जानकारी हो गई थी, ये वो करने लगे थे। साथ साथ और भी ऐसी सांस्कृतिक चीजें, जिसको सांस्कृतिक चीजें कहना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन उनके अंदर एक प्रथा के रूप में बहुत सारी चीजें डेवलप हुई। उस प्रथा में सामान्य तौर पे वो करते क्या थे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो वो उनके साथ साथ खाने पीने की चीजें और उनकी जरूरत की चीजें उसके साथ दफनाने लगे। वो ऐसा मानते थे, अभी उसका कोई बहुत बढ़िया साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन उस चीज को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर ये प्रथा थी कि मानव मरने के बाद भी इन सब चीजों की जरूरत उसको होती है। मानव को मरने के बाद भी इन सब सारी चीजों की जरूरत उसको होती है, इसलिए उनके यहाँ एक प्रथा चल पड़ी कि जब वो कोई उनके यहाँ डेथ करता था तो वो उसके साथ कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ औजार या कुछ जरूरत की चीजें उनके साथ में दफना दिया करता था। देखो अभी हम लोग नवपाषाण काल को समझ रहे हैं। नवपाषाण काल के अंत होते होते अभी हमने यहाँ पे वर्षों की गणना लिखी हुई थी कि 10,000 साल पहले, अब जब नवपाषाण काल समाप्त हो रहा था, उस समाप्ति के दौर में ही उन्हें एक धातु का ज्ञान होता है जिसे हम तांबा कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबा। इस कारण से इस काल को हम सामान्य तौर पे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल, तांबे की जानकारी इनको हो गई थी। तांबे की जानकारी जब उनको हुई तो तांबा उनको ऐसे सतह पे तो मिला नहीं, सामान्य तौर पे उनको खोदते खादते कहीं से मिला होगा। धीरे धीरे उन्हें यह ज्ञान हुआ कि जमीन के नीचे तांबा मिल सकता है, तो उन्होंने उन सारी चीजों को खोद करके निकाला और तांबे की खदानें एक हिसाब से उन्होंने बनाई।
कि तांबे को खोद करके निकालना और उसको उच्च ताप पे, तांबा ऐसे तो पिघल नहीं जाएगा, उसको उच्च ताप पर पिघला करके उसे बर्तन का रूप देना, या उनकी जो जरूरत थी उस तरीके से उसको ढालना भी उन्होंने सीख लिया था। इतना ही नहीं, इस काल में एक मजेदार चीज और हुई थी कि उन्हें टीन की जानकारी भी हुई, और तांबा और टीन को मिक्स करके वो कांसा बनाना भी सीख गए। कांसे के बर्तन आपको साक्ष्यों में बहुत जगह मिले हैं, जिससे उस समय ही पता चल जाता है कि वो तांबे को टीन से मिक्स करके कांसा भी बनाना जानते थे। ऐसे हाँ, गलता है, गलता नहीं, बर्तन पहले तो बर्तन नहीं बन गया ना, नहीं समझो, पहले तो बर्तन ही बन गया। मतलब अभी क्या बोले आप कि बर्तन पिघल गया होगा आंच से, उच्च ताप पे ही वो पिघलेगा ना। सामान्य तौर पे भोजन जब हम बनाते हैं किसी बर्तन में, तो वो इतना उच्च ताप तो होता नहीं है कि बर्तन पिघल जाए। कम से कम धातुओं के बर्तन तो पिघल ही नहीं सकते, प्लास्टिक टच हो गया तो वो पिघल जाए, वो अलग बात है। नहीं तो जैसे बर्तनों में जो प्लास्टिक का टुकड़ा लगा रहता है कहीं के, मैं उसकी बात कर रहा था, बर्तन प्लास्टिक के बर्तन तो हो ही नहीं सकते, तो वो पिघल जाए वो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली वो नहीं पिघला। लेकिन उन्हें ये ज्ञान था कि उच्च ताप पर ही इसको पिघला करके तब हम इसमें टीन मिला करके एक कांसा बना सकते। और कांसा उन्होंने नाम थोड़ी दिया होगा उस समय, तो बस जो चीजें मिली, ये चीज जैसे क्या होता है कि जब आप दूध की चाय बनाते हो, आपके यहाँ कोई रिश्तेदार एक बढ़ गया तो आप क्या करोगे, पानी मिक्स करोगे ना। तो सामान्य तौर पे हो सकता है तांबा उनको कुछ कम मिलता रहा हो, ये भी धातु मिल गई हो तो उन्होंने उसको मिक्स किया हो, ये कयास मात्र है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसा हुआ होगा। तो उनको कांसा की भी जानकारी हो गई, क्योंकि कोई वैज्ञानिक तो थोड़ी पैदा हुए थे कि उन्हें पहले से पता था कि हाँ हम तांबे में जब टीन मिलाएंगे तो कांसा ही होगा। वो तो उपलब्धता और अनुपलब्धता का विषय रहा होगा, कोई चीज ज्यादा उपलब्ध हुई, कोई चीज कम उपलब्ध हुई, तो दोनों को मिक्स करके उन्होंने सोचा कि कुछ हमारे प्रयोग में आ जाएगा। ऐसे उन्होंने कांसे का आविष्कार कर दिया और कांसा भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। एक सामान्य बात जो इस पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को देख करके हमें एक चीज समझ में आता है कि हमको ये सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। मैं आप लोगों की भी राय इसमें जानना चाहूंगा कि आप लोगों को ये पूरी चीजें सुना आपने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल सुना आपने, रहते थे पत्थरों का, तांबे का, ये सारी चीजें सुन लिया आपने, संग्राहक के रूप में भी सुन लिया, खेटक के रूप में भी सुन लिया, उत्पादक के रूप में भी सुन लिया। वो रहते थे, कहीं तो रहते थे, पहले स्थायी नहीं रहते थे, यहाँ वहां घूमते थे, ये भी आपने सुना है ना। फिर धीरे धीरे वो गुफाओं में रहने लगे, फिर अपना घर बनाने की कोशिश करी उन्होंने, घास फूस और जैसे तैसे करके उन्होंने घर वर बनाए। रहते कहाँ थे, दिमाग में नहीं आया बात, ये सवाल नहीं आया कि ये रहते कहाँ थे, किन जगहों पे रहना पसंद करते थे। जल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल। पानी आपके जीवन की जरूरी चीज है, तो सबसे पहले वो ऐसी जगहों का चयन करते रहे होंगे, जानबूझकर नहीं, जरूरत के हिसाब से। जहां जल रहेगा, एक बात इसने कही, वहीं जानवर भी पानी पीने आएगा। तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आया होगा। तो ज्यादातर ये लोग कहाँ मिले होंगे, नदी के किनारे। प्लस उनको और कोई औजार तो थे नहीं आज की तरह, हमारे पास जो चाकू, बल्लम, गड़ासा ये सब तो था नहीं। तो ऐसी भी जगह, मतलब जगहों के ढूंढने में ऐसी भी जगह प्राथमिकता में रही होगी जहां पत्थर भी आसानी से मिल जाए। मतलब कि मैदानी क्षेत्रों में उनके मिलने की संभावना कम है, नदी के क्षेत्र में और ऐसे जगहों पर, ये केवल मैं पाषाण काल के संदर्भ में बात कर रहा हूं। आगे जब घटना बढ़ेगी तो उनके अन्य अन्य जरूरतें होंगी, उनकी अन्य अन्य जरूरतों के हिसाब से उनकी जगह बदलेंगे, वो उनका अपना कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन अभी पूरा पाषाण काल के हिसाब से, पाषाण काल के हिसाब से मैं अगर देखूं तो पाषाण काल नाम ही है, तो जाहिर सी बात है कि नदियां और पत्थर मूल रूप से ऐसी जगहों पे रहे होंगे जहां बसना होता रहा होगा, के आधार पे रहते रहे। जी, तो अभी आपने इस क्लास में जो चीजें समझी उसमें क्या था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पाषाण काल, वो कैसे जीवन का विकास हुआ, किन कालखंडों से होता हुआ मानव आगे बढ़ा है, और खेटक से संग्राहक और संग्राहक से उत्पादक की भूमिका में आया। अब जैसे धातु की भी खोज कर रहा है, तो इसी क्रम में वो आगे बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते वो भारतीय इतिहास में वो सिंधु सभ्यता तक पहुंचेगा। तो अब हम लोग अगली कक्षा में सिंधु सभ्यता की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।